Good evening. Hope you all are doing good. So today we are going to talk about, is DNA replication a semi-conservative process? If yes, then where is the proof? Okay, so आज हम वही प्रूफ डिस्कस करने वाले हैं। भाई क्या प्रूफ होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज रेप्लिकेशन। तो देखिए, जो रेप्लिकेशन है इसका मतलब है कि जो डीएनए है वो अपनी ही आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है। मतलब जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड्स हैं वो उनको एज अ टेम्पलेट यूज करता है और फिर अपनी बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है। इससे पहले भी आपने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सुना होगा इन सेंट्रल डॉगमा। वहां पे जो वॉटसन एंड क्रिक है उन्होंने बताया था कि डीएनए अपनी ही कॉपीज बनाते हैं और फिर जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस, राइट। तो जब वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिकल मॉडल दिया था अबाउट डीएनए, उन्होंने तभी सजेस्ट किया था कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली होता है। डीएनए अपने ही स्ट्रैंड्स को यूज करके न्यू डीएनए बनाते हैं। बट उन्होंने एज सच कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था। उसके बाद जो टेलर थे 1957 में, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था। उसके बाद आए थे बेटा मैथ्यू मेजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल। ठीक है, इन्होंने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि हाँ भाई, डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेट करता है। और इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट अपना किया था वो किस पे किया था? इन्होंने किया था इकोलाई बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो जरा समझते हैं, देन वी विल ऑल्सो हैव अ लुक ऑन एनसीईआरटी हाइलाइट्स एज वेल। तो अभी आप ये समझिए कि जो मैथ्यू और स्टेल थे, उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने दो कल्चर मीडियम लिए। एक में क्या था, N15 के आइसोटोप्स थे एक मीडियम में। मतलब बेसिकली उन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया था अपने मीडियम में। तो एक जो अमोनियम क्लोराइड था उसमें नाइट्रोजन 15 था, और जो दूसरा अमोनियम क्लोराइड था उसमें जो नाइट्रोजन था वो 14 था। मतलब दोनों मीडियम में अलग अलग आइसोटोप लिए थे नाइट्रोजन के। ठीक है, तो जो N15 था दैट इज दी हैवी मीडियम, और जो N14 था वो क्या था, लाइटर मीडियम था। मतलब दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस था, दोनों के नाइट्रोजन आइसोटोप्स की डेंसिटी में डिफरेंस था। ठीक है, तो इन्होंने बेटा क्या किया, दोनों मीडियम्स पे इकोलाई बैक्टीरियाज को ग्रो करवाया, राइट। तो दोनों में ही बैक्टीरियाज थे। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया बेटा, इन बैक्टीरियाज को काफी जनरेशन तक ग्रो होने दिया। ठीक है, मतलब इकोलाई बैक्टीरिया इन अमोनियम क्लोराइड में डाला इन दोनों मीडियम्स में, और उनको काफी जनरेशन तक वहां पे ही मल्टीप्लाई होने दिया। अब भाई बहुत जनरेशन बाद क्या हुआ कि ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है उनके डीएनए में भी इस तरह के नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गए। मतलब बहुत टाइम के बाद जो N15 वाले आइसोटोप में ये जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे थे उनके डीएनए में भी ये N15 आने लगा। ठीक है, उनकी लेबलिंग आपको मिलने लगी। सेम गोज विद N14 मीडियम। ठीक है, इनके बैक्टीरिया के पास भी N14 वाले आइसोटोप्स आने लगे डीएनए में। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया बेटा, ये जो हैवी वाले जो थे, हैवी वाले मीडियम से इन्होंने ये लाइटर वाले मीडियम में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया बैक्टीरियाज को। मतलब यहाँ पे जो बैक्टीरियाज थे बेटा, इन्होंने क्या किया, इन बैक्टीरियाज को यहाँ लाइटर वाले में ट्रांसफर कर दिया। तो अब इस लाइटर वाले में क्या हो गए, इसमें हैवी इकोलाई बैक्टीरियाज भी हो गए जिनके पास मतलब N15 वाले आइसोटोप्स थे, वो वाले बैक्टीरियाज भी हो गए, और जो N18 वाले थे वो भी थे। ठीक है, तो इस लाइटर वाले में इन्होंने दोनों तरह के बैक्टीरियाज को मल्टीप्लाई होने दिया, ग्रो होने दिया, और फिर इनकी जो पहली जनरेशन थी उनके डीएनए को इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफाई किया, और फिर सेंट्रीफ्यूज किया सीजियम क्लोराइड में। तो इनको क्या मिलता है, इनको फर्स्ट जनरेशन के डीएनए में मिलता है हाइब्रिड डीएनए। मतलब जैसे कि डीएनए की बेटा 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो इनको क्या मिला, मतलब एक स्ट्रैंड जो है इनको मिला N14 का, दूसरा स्ट्रैंड इनको किसका मिला, N15 का। ठीक है, तो इस तरह से इनको ये मिला बेटा हाइब्रिड डीएनए। मतलब 15N और 14N वाले इनको यहाँ पे लेबलिंग मिली। ठीक है, अब इसके बाद जब इन्होंने इसकी सेकेंड जनरेशन देखी, तो सेकेंड जनरेशन में इनको क्या मिला,
बेटा इनके पास हाफ तो ये हाइब्रिड थे और हाफ लाइव थे, ठीक है। तो मतलब जो रिजल्ट था वो इक्वल इक्वल आने लगा। तो यहां से भी इनको पता चल गया कि भाई जो डीएनए है इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से इनको क्या पता चला कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, और यहाँ से इन्होंने फिर वो क्रिक वाला स्कीम याद किया, वॉटसन एंड क्रिक का, कि उन्होंने भी सेम चीज बोली थी कि जो डीएनए है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड, राइट। अब ये ओपन अप हो जाता है रेप्लिकेशन के टाइम पे, ठीक है, अनवाइंड हो जाता है, और फिर क्या करता है बेटा, ये जो स्ट्रैंड है, ये हर स्ट्रैंड एज अ पेरेंट स्ट्रैंड एक्ट करता है, ठीक है, और ये क्या बनाता है, न्यू डीएनए बनाता है। ओके, तो यहां से इन्होंने यही चीज बताई कि हर न्यू डीएनए के पास क्या होता है, एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है। तो यहां से इन्होंने ये चीज बोली कि भाई जो डीएनए का जो प्रोसेस है क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है, और हर न्यू डीएनए के पास एक पैरेंटल स्ट्रैंड होता है, दूसरा न्यू स्ट्रैंड होता है, या आप डॉटर स्ट्रैंड बोल सकते हो इसको, ठीक है। सो दिस इज द न्यू डीएनए, आप समझ रहे हो, सेम चीज यहाँ पे है, इसके पास एक पैरेंट स्ट्रैंड है, दूसरा क्या है बेटा, ये डॉटर स्ट्रैंड, या आप इसको न्यू स्ट्रैंड भी बोल सकते हो। सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक प्रूफ मिल गया, राइट। तो यही चीज ये लोग बोल रहे थे। अब आते हैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स पे। तो बेटा देखिए, जब इन्होंने ये डबल हेलिकल मॉडल दिया था तभी इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था, मतलब तभी इन्होंने स्कीम सजेस्ट कर दी थी कि दोनों जो है ये सेपरेट होंगे, और दे विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, और फिर वो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने पहले बता दी थी कि सेमी कंजर्वेटिव होता है। अगर आप एनसीईआरटी हाईलाइट देखोगे तो यहाँ पे भी ये सेम चीज इन्होंने बोली है कि अच्छा एक और चीज है, प्लीज मार्क दिस। इन्होंने क्या बोला है कि भाई यहाँ पे इन्होंने N15 और N14 क्यों लिया, दो डिफरेंट आइसोटोप्स क्यों लिए। ये रेडियो एक्टिव थे इसलिए नहीं लिए, ये इन्होंने इसलिए लिए क्योंकि बेटा देखिए दोनों के ही डेंसिटी में डिफरेंस है, ठीक है, इसीलिए ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, इसलिए इन्होंने ये अमोनियम क्लोराइड, एक में 14 का आइसोटोप था नाइट्रोजन में, और दूसरे में 15 का आइसोटोप था, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने फिर सीजियम क्लोराइड पे उसके डीएनए एक्सट्रैक्ट किए, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, और उनको मिल गया बेटा ये रिजल्ट। इज इट क्लियर। इसके बाद जो थे टेलर जो आए, इन्होंने 1958 में बेटा क्या किया, इन्होंने जो फेबा बीन्स होते हैं उन पे सेम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और बताया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज किया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया था, मेजल्सन एंड स्टेल ने, इन्होंने नाइट्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप यूज किए थे, बट इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया, टेलर ने रेडियो एक्टिव थाइमोडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन, ठीक है। तो ये इन्होंने 1958 में किया था, और मेजल्सन एंड स्टेल ने भी 1958 में ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। पर वॉटसन एंड क्रिक ने बेटा 1953 में ये चीज सजेस्ट कर दी थी कि ये जो है डीएनए का, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, जब इन्होंने हेलिकल मॉडल दिया था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस तरह से होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने स्टेप्स में होता है, प्रोकैरियोट में कैसे होता है, यूकैरियोट में कैसे होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा आज हमने जो भी डिस्कस किया। अगर किसी की कोई क्वेरी है सो प्लीज राइट डाउन इन कॉमेंट बॉक्स। We will meet in the next session. Till then, bye bye.